हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों को कल मैंने एक होमवर्क दिया था और मेरा भी कुछ होमवर्क था, तो मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। आप लोग अपना होमवर्क मोस्ट प्रोबेबली करके आए होंगे। अगर आप नहीं भी करके आए तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ थी। देखिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखने को बोले थे, जो 2 टॉपिक कल हुए, ये दोनों। अभी ना इनको रिवाइज करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन है उसको हम जब देखेंगे आंसर उसका क्या लिखा है मैंने, उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा, वहीं पे रिवाइज हो जाएगा कल का क्लास का सब कुछ। अच्छा, अब आप लोग एक बार अपना आंसर निकाल लें जो आप लोगों ने लिखा होगा, और ये आंसर है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था कि आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है आंसर में। उस चीज को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं, कितना वहां से उठा के मैंने यहाँ लिखा है और आप लोगों ने जो लिखा है और मैंने जो लिखा है उसमें क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहली चीज जो थी ऑडिट डिफाइन करना था, तो हम ऑडिट की डेफिनेशन लिख देंगे आंसर में। ये डेफिनेशन एज इट इज उठाई है मैंने कल के लेक्चर में जो कराया था, यहाँ से ये डेफिनेशन एज इट इज उठाई है, ठीक है ना। ओके, फिर मैंने बोला था इसी डेफिनेशन में 3 पॉइंट है, उनको एक्सप्लेन करेंगे हम। देख लेते हैं क्या क्या 3 पॉइंट है, वो याद करते हैं एक बार। एक तो था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक था एनी एंटिटी, और लास्ट था एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है। अब मैंने क्या इन तीनों को एक्सप्लेन करा है, हाँ, ये रहे, ये इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, ये एंटिटी वाला पॉइंट, एनी एंटिटी वाला, और ये एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वाला। अच्छा, क्या मैंने इनको एक्सप्लेन उसी तरीके से करा है जिस तरीके से मैंने बोला था? एक बार चेक कर लेते हैं वो। इंडिपेंडेंस here means judgment of a person is not subordinate to wishes or direction of any other person। यही चीज मैंने कल बताई थी। An auditor should be independent of entity whose financial statements are being audited by him so that he can express an opinion without being affected by any influence। यानी कि एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ताकि उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या लिख दी मैंने, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज रनिंग अ टेक्सटाइल बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बार ये रीड करें आप लोग। अब ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा थोड़ा सा आपके साथ ये चीटिंग, ये चीज आपने हमको कल तो लिखवाई नहीं, आपने अपने आंसर में लिख दी। देखो, मैंने कल बोला था आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था इंडिपेंडेंस के लिए, हमारा मिस्टर स्मार्ट वाला, CAX वाला, और चालू मोटर्स लिमिटेड वाला, आप वो भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी बना सकते हो। देखो, ये एग्जाम्पल में है क्या, मैं सिंपल बता देता हूँ क्या लिख रखा है मैंने, आप रीड भी कर लीजिएगा इसको एक बार। एक है जी बेटा जी, ये है बिजनेसमैन, ये है पार्टनर एक फर्म में जिसमें है जिसका है टेक्सटाइल बिजनेस, ठीक है ना। ये जो है अंकल, ये है इनके पापा जी, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, इन्होंने इनसे बोला कि आप हमारी फर्म का ऑडिट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। एक चीज बताओ, ये जब इस फर्म में आएंगे ऑडिट करने, इनका जो रिलेशन है फादर सन का, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये इस फर्म की कमियां निकालेंगे? और अगर वो कमियां निकालेंगे तो वो इन्हीं को बताएंगे, वो उसको ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। मतलब वो लोगों को नहीं बताएंगे कि भैया इस फर्म में गड़बड़ है, वो किसे बताएंगे, वो इनको बता देंगे, बताइए तो, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एक हम्म, एक पर्सन है, वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस रहेगी नहीं, क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? फादर सन का। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। अच्छा, the entity whose financial statements are being audited need not to be profit oriented only, it can be a not for profit organization too। फिर साइज वाली बात, और नेक्स्ट बात क्या थी, लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकती है, यानी कि फर्म, कंपनी, LLP, ट्रस्ट, एक्सेट्रा।
यही बात करें कि यहाँ पे तो कोई चीटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें भी आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो अगर आपको लेंथ बढ़ानी है। फिर मैंने थर्ड पॉइंट जो लिखने बोला था वो था द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू express an opinion on financial statement in audit report in accordance with applicable SLs। यहाँ पे भी कोई चीटिंग नहीं करी मैंने। अब आगे से क्या हुआ करेगा कि कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन होगा ना, तो फिर उसको मैं आंसर लिख के ले आया करूंगा, आपको उसे स्क्रीनशॉट लेना है, घर पे चेक करना है, ठीक है ना। आज ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो हमने करा है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो फिर मैंने आपको एक बार करा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले को भी मैं ऊपर ऊपर से करा देता हूँ, डिटेल में रीड अप कर लीजिएगा। अच्छा, एक बार ना खुद ही याद करके देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स वाले में थे क्या। दो पॉइंट थे। सबसे पहला था टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, और दूसरा वाला था एक्सप्रेस वाला, ओपिनियन वाला, ठीक है। अच्छा, अब जो पहला पॉइंट था रीजनेबल अश्योरेंस वाला, उसके अंदर तीन पॉइंट थे जिनको एक्सप्लेन करना था, है ना। क्या तीन पॉइंट थे? एक तो रीजनेबल अश्योरेंस, दूसरा था मिस स्टेटमेंट, तीसरा था फ्रॉड और एरर। कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार। चलिए, पहला ये एंड ये तीन चीजें एक्सप्लेन करनी थी, देख लेते हैं करी नहीं करी। रीजनेबल अश्योरेंस वाला कर दिया, मिस स्टेटमेंट्स वाला कर दिया, फ्रॉड और एरर वाला कर दिया, ठीक है। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय, वही चीज यहाँ पे कर दी एक्सप्लेन, ठीक है ना। यहाँ पे तो वही करा है एज इट इज, जैसे मैंने बताया था आप लोग। तो यानी कि एक चीज हमें पता लग गई कि अगर, जैसे कि ये ना एक आइडियल आंसर है, ठीक है। तो अगर हमें पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो हमको पूरी बुक लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से पूरा पेज भर सकते हैं, और एक पेज से ज्यादा हमको लिखना भी नहीं है, क्योंकि पेपर में ना इतना टाइम है ना इतनी रिक्वायरमेंट है लेंथ की, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमने वही करा, बस ये दो लर्न कर लिए, इसी में से पूरा का पूरा आंसर बना दिया, ठीक है ना। चलिए, अब आज का टारगेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज का टारगेट हमारा रहेगा स्कोप ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं स्कोप मतलब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, स्कोप में दो चीजें हैं। देखिए, स्कोप में दो चीजें हैं, यानी कि क्या क्या चीजें ऑडिट में इंक्लूड है, क्या क्या चीजें नहीं है, किन किन चीजों को ऑडिट बोला जाएगा, किन किन चीजों को ऑडिट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऑडिट के साथ साथ ऑडिटर क्या क्या कर सकता है ऑडिट के अंदर ड्यूरिंग दी ऑडिट, वो इंक्लूड्स में। नॉट इंक्लूड्स मतलब ऑडिटर ऑडिट के साथ साथ क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या उससे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक। ये है स्कोप ऑफ ऑडिट का concept, ठीक है ना। अब यहाँ भी तीन चीजें हैं और यहाँ भी तीन चीजें हैं। अच्छा, अब आप लोगों को लगेगा ये टॉपिक होने के बाद कि इसके अलावा बहुत सी चीजें जो हम ऑडिट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि ऑडिटर ऑडिट के अंदर बहुत सी चीजें करता होगा। क्या हम वो चीजें भी लिख सकते हैं? देखो, वो चीजें आप आंसर में लिख सकते हो, लेकिन मार्क्स जो मिलेंगे ना वो इन्हीं तीन पॉइंट के मिलेंगे जो कि हमारी बुक में दे रखे हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो आपको लगेगा ऑडिट में इंक्लूड नहीं है, हम वो सारी चीजें लिख दें? नहीं, आप ये तीन चीजें लिखो तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, लेकिन ये तीन चीजें लिखना जरूरी है। चलिए, अब पढ़ते हैं क्या चीजें हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड टॉपिक है अपना। सबसे पहला है व्हाट इट इंक्लूड्स। देखिए, तीन चीजें आ गई आपके सामने। क्या तीन चीजें हैं? सबसे पहला, अच्छा पहले ना हेडिंग से ही हम बनाएंगे, आगे का कंटेंट जो है ना, ये इसमें ये आगे का कंटेंट,
ये हम बनाना सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी मतलब ये है एंटिटी की बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल है, कैश, पीपी ले लेते हैं, इधर ट्रेड पेबल से लेते हैं, इधर ट्रेड रिसीवेबल से लेते हैं, बस ठीक है। लेट्स से किसी एंटिटी की बैलेंस शीट है, ठीक है। अब ऑडिटर आए, ऑडिटर बोले भैया मैंने पीपीई चेक कर लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैश चेक कर लिया, लाइबिलिटीज में से भी एक आइटम चेक कर लेता हूँ, कैपिटल। मैं ट्रेड पेबल से रहने देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स भी रहने देता हूँ। क्या ऐसा चल जाएगा कि आप इतना चेक कर लो, ये रहने दो? नहीं, आपको ऑल एस्पेक्ट्स यानी कि ये 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 हर एक चीज चेक करनी है। अच्छा, अब ऑडिटर बोले कि चलो ठीक है, मैंने पांचों चीजें चेक कर ली, एक पी एंड एल भी था, पी एंड एल भी तो हो गई ना एंटिटी का, उसमें क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, फिर यहाँ पे जीपी आ गया होगा, उसके बाद अपने सैलरी, ठीक है। उसने क्या बोला ऑडिटर ने कि चल बैलेंस शीट की सारी आइटम चेक कर ली मैंने, पी एंड एल रहने देता हूँ, ये भी नहीं चलेगा। ऑडिटर को ऑल एस्पेक्ट्स, हर एक चीज एंटिटी की चेक करनी पड़ती है, ठीक है ना। वही लिखा है स्कोप में पहला पॉइंट कि कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, हर एक चीज चेक करनी है, ठीक है ना। इसके अंदर का कंटेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। Audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of entity relevant to financial statements being audited। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स। इतने का मतलब क्या हुआ कि ऑडिट इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाए। अच्छा, कवर कर लिए, फिर क्या लिखा है, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वही चीजें जो रेलेवेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब देखिए, ऑडिटर ने बोला बैलेंस शीट नहीं करूंगा पूरी, तो ऑडिटर के ऊपर प्रेशर आया कि भाई पूरा करना पड़ेगा। ऑडिटर बोला ठीक है बैलेंस शीट कर लूंगा, पी एंड एल नहीं करूंगा, वो चीज भी गलत थी, ऑडिटर को पी एंड एल भी करना पड़ा। अब अगर ऑडिटर बोलता है हम्म, हम्म, कोई, हाँ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसी पेज पे कर लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, एंटिटी जो थी उसके ओनर आते हैं प्रोपराइटर, वो बोलते हैं ऑडिटर से हमारे ना दो स्टाफ हैं, ठीक है, एक है मिस्टर मैग्नेट, एक है मिसेस स्टील या मिसेस आयरन, ठीक है। प्रोपराइटर जो है हमारी एंटिटी के, वो आके इनसे बोलते हैं कि भैया ये हमारे स्टाफ है, हमें लग रहा है इनका कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, समझ रहे हो। मिस्टर मैग्नेट एंड मिसेस आयरन हर काम साथ में करते हैं, ऑफिस साथ में आएंगे, जाएंगे साथ में, खाना साथ में खा रहे थे, मिस्टर मैग्नेट का काम हो जाता था तो वो मिसेस आयरन के लिए रुके रहते थे ऑफिस में, इनका हो जाता था
तो वो इनके लिए रुकी रहती थी। ओनर को लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब वो ऑडिटर से ये नहीं बोल सकता तुम जाके इनको भी एग्जामिन करो, नहीं, क्योंकि ये रेलेवेंट है, यानी कि ऑडिटर को वो चीजें कवर करवानी है, सॉरी ऑडिटर से वो चीजें कवर करानी है जो कि रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना। यानी कि बैलेंस शीट करवाए, वो P&L कराए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं करा सकते। ये केवल एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। ऐसा नहीं वो केवल इसी चीज को मना कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है उसको नहीं करा सकते। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, देखिए पहली चीज तो ये समझ लेते हैं इसको पढ़ने से पहले कि हमारी जो दो चीज होती है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। हम लेजर, सॉरी जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है ना, लेजर जर्नल। उसी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हमारा P&L, बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है वो होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या? वाउचर्स, बिल्स और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन भी चीजों से बनती है उन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू बनती है। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा था, ध्यान से, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो चीजें है ना, ये रिलायबल हो और सफिशिएंट हो। अब इन दो वर्ड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रिलायबल। देखिए रिलायबल मतलब क्या होता है? भरोसेमंद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे बिल्स का, ठीक है। हमने उससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी, कौन सी? बिल। हमने कहा हमें बिल दिखाओ, उसने क्या करा, एक पेपर था, उसके ऊपर सिंपली बस डेट डाल दी, 30/5, और यहाँ पे आइटम, यहाँ अमाउंट, यहाँ आइटम, यहाँ अमाउंट और टोटल, ये हमको उसने पकड़ा दिया। एक चीज बताना, क्या इसका कहीं रिकॉर्ड होगा कि ये पक्का बिल्कुल मतलब जेन्युइन ही है ये वाला बिल? इसका इतना भरोसेमंद सोर्स नहीं है ये, हो सकता है उसने ये नकली बना के दे दिया हो। वहीं पे अगर ये क्या करता, प्रॉपर एक GST का ई वे बिल देता, तो क्या हमें ट्रस्ट होता उस पे? हाँ। यानी कि कुछ कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता इजीली। कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिन पे करा जा सकता है। यानी कि हमको ये देखना है कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो,
रिलायबल हो। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या था यहाँ पे? सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? सफिशिएंसी का मतलब समझते हैं। ये है मोनो, ठीक है, ये है एक सीए आर्टिकल, ठीक है। इनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो है 12,000 रुपये, ठीक है। अब इनके पास ना दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? कि भैया ये रहे लक्ष्मी नगर में, या फिर ये रहे साउथ एक्स। जो लोग दिल्ली से हैं वो इस चीज को ज्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। साउथ एक्स जो है वो बिल्कुल महंगा एरिया है, पोर्श एरिया दिल्ली का। लक्ष्मी नगर स्टूडेंट्स वगैरह का एरिया है, जहाँ पे सारे काम सस्ते में हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज बताइए, 12,000 रुपए के स्टाइपेंड के साथ क्या वो लक्ष्मी नगर में रहेगा या साउथ एक्स में? फॉर श्योर वो 12,000 के स्टाइपेंड के साथ लक्ष्मी नगर में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पैसा साउथ एक्स में रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस पैसे से उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। यानी कि सफिशिएंसी मतलब क्या हुआ? कि आपके पास राइट क्वांटिटी में पैसा नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मी नगर रहेंगे। लक्ष्मी नगर के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये एक राइट क्वांटिटी है, साउथ एक्स के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये राइट क्वांटिटी नहीं है। 12,000 रुपये सफिशियंट नहीं है। तो सफिशियंटली मतलब, सफिशियंट मतलब क्या हुआ? राइट क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताया गया कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, सफिशिएंट यानी कि राइट क्वांटिटी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब ये राइट क्वांटिटी को और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कल की क्लास पे ले जाता हूँ। वहां पे भी हमने एक इस टाइप की चीज करी थी। देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था कि एग्जामिनेशन करते टाइम वो लोगों से एविडेंस मांगेगा, है ना। क्या था एविडेंस? देखिए, सेल हुई थी 10 करोड़ की एक कंपनी की, जो कि जनरली 1 से 5 लाख के बिल्स होते थे। लेकिन एक बिल जो था वो था 40 लाख रुपए का। उसको ये 40 लाख से दिक्कत थी, तो उसने क्या मांगे? एविडेंस। उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी? बिल, टैक्स इनवॉइस, परचेज बिल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाके उनकी एंट्रीज चेक करी, गुड्स डिस्पैच नोट, ट्रांसपोर्ट वाले का बिल जिसे बिल्टी बोलते हैं, बायर से कंफर्मेशन ली, इतनी सारी चीजें मांगी। क्या ये राइट क्वांटिटी है या नहीं? मतलब इतना बहुत है नहीं है? बिल्कुल बहुत है। ये सफिशिएंट है, इतना बिल्कुल राइट क्वांटिटी है। इससे ज्यादा वो क्या ही लेगा और कंपनी से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सफिशिएंसी। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल यानी भरोसेमंद, सफिशिएंट यानी कि राइट क्वांटिटी में, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए, इसको अब रीड करते हैं बुक से। The auditor should be reasonably satisfied that information contained in underlying accounting records, ठीक है। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही बात कर रही है। एंड अदर सोर्स इज रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहा है? अकाउंटिंग, जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, यहाँ से यहाँ, इसको पढ़ते हैं केवल। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स
इज रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही बेसिस होते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो चीज आपको क्लियर कर ही दी है। साथ ही साथ ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है, क्या? वो है अगला पॉइंट। ऑडिटर जजमेंट लेता है किस चीज के बारे में? रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के बारे में जजमेंट लेता है। कैसे? बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड सॉरी by making a study and assessment of accounting system and internal controls। यानी कि ऑडिटर कैसे कब मानेगा कि भाई वो सफिशिएंट और रिलायबल दोनों है? वो उसकी अपनी जजमेंट के ऊपर है। वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अपने दिमाग से सोचता है वो कि ये सफिशिएंट है नहीं है इस सिचुएशन में, ये सफिशिएंट है नहीं है इस सिचुएशन में, रिलायबल है नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए वो कुछ असेसमेंट करता है, किसका? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल्स। अब अकाउंटिंग सिस्टम मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो किस तरीके से अकाउंटिंग करती है वगैरह वगैरह। इंटरनल कंट्रोल समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। देखिए, इस चीज के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है मिस्टर ए, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। लेट्स से इन्फोसिस के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है। कंपनी ने इनको एक ये मेरा लैपटॉप थोड़ा सा अजीब बना है, आप लोग इसको इग्नोर करना थोड़ा। ठीक है। कंपनी ने इनको एक लैपटॉप दे रखा है। ये लैपटॉप बहुत आउटडेटेड हो गया था। ठीक है। तो ये जाते हैं अपने मैनेजर के पास। कौन सा मैनेजर? एचआर मैनेजर। ये बना लेते हैं एचआर के सर, मेरा ये लैपटॉप बहुत पुराना हो गया, आप मेरे को एक नया लैपटॉप इशू करा दीजिए और ये ले लीजिए। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, हमारी आईटी सेल के पास ये लैपटॉप ले जाओ, वो इस लैपटॉप को चेक करेंगे, तब आपको एक नया लैपटॉप इशू होगा। अच्छा, अब ये आईटी सेल के पास गया, इसने चेक कराया, इनको लगा आईटी सेल वालों को कि हाँ लैपटॉप पुराना हो गया और बहुत ज्यादा हैंग करता है। इन्होंने क्या करा, परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर डलवाया। परचेज डिपार्टमेंट से बोला आप एक लैपटॉप परचेज कर लो और मिस्टर ए को दे दो। अब ये देखिए यहाँ पे ना एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो रखा है। क्या सिस्टम? कि भाई इसका मिस्टर ए का लैपटॉप खराब हुआ, वो डायरेक्टली जाके कंपनी को बोलेगा नहीं कि लैपटॉप नया दे दो और कंपनी दे देगी, नहीं। वो पहले उस लैपटॉप को चेक करेगी, भाई लैपटॉप सही में खराब है नहीं है, तब जाके एक रिक्वेस्ट रेज होगी, वो खरीदेंगे लैपटॉप, तब जाके लैपटॉप मिलेगा। अब ये जो सिस्टम बना है ना, इससे क्या होगा, इससे फ्रॉड नहीं हो पाएगा। मतलब मिस्टर ए बेफालतू में कोई नया लैपटॉप नहीं लेंगे, जब सच में नीड होगी नया लैपटॉप की तभी आएगा, और तभी क्या कहते हैं, उस तरीके से कंपनी को नुकसान नहीं होगा। जब एक एसेट पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा तभी वो चेंज होगा। अगर ऐसा होता, ये सिस्टम नहीं होता, मिस्टर ए का लैपटॉप बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता, वो इसको ले जाके सीधा कंपनी को बोल देते कि भैया ये चेंज कर दो, कंपनी चेंज करके दे देती।
इसमें क्या होता, मे बी ये लैपटॉप यूजफुल होता, लेकिन कंपनी ने पहले ही उसको चेंज कर दिया, है ना। तो इस केस में कंपनी ने अपने साथ एक काइंड ऑफ फ्रॉड छोटा सा वो होने से बचा लिया, एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने से। इन सिस्टम्स को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। तो यानी कि ऑडिटर जाता है, ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं। जैसे कि इस वाले केस में कंपनी के इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे थे। वो एचआर के पास गया, वहां से लैपटॉप इनके पास गया, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट रेज करी। इस केस में क्या है, कुछ कोई भी एम्प्लॉय झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर और अकाउंटिंग सिस्टम चेक करेगा। तो यानी कि हमने दो चीजें पढ़ ली कि क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर। सबसे पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट कवर हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट हो। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट के अंदर दो चीजें पढ़ ली। एक तो सिंपली यही लिखा कि हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट हो। दूसरी चीज कि ऑडिटर ये सब काम जजमेंट के बेसिस पे करता है, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखिए डिस्क्लोजर के ऊपर आपने एएस पढ़ रखा होगा, AS1। डिस्क्लोजर का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। डिस्क्लोजर का मतलब सिंपल इतना होता है कि जो जो चीजें कंपनी के साथ या एंटिटी के साथ हुई है वो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखनी है। तो यानी कि कंपनी को प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है हर एक चीज। अच्छा, और ऑडिटर को ये चीज, जहाँ पे ऑडिटर आएगा, ठीक है ना, द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिटर का काम होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन दिस रिगार्ड। मतलब ऐसा होता है कुछ कुछ टाइप की एंटिटीज के ऊपर ना एक स्पेशल एक्ट लगता है। जैसे कि बैंक्स के ऊपर लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो हमको जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी ना बैंक्स की, उसके अंदर चेक करना है कि हमारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं वो फिलफिल हो रही है नहीं हो रही। लेट से कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोल रखी है बैंक को लेके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने। लेट से उसने बोल रखा है कि आपको एक एजिंग शेड्यूल भी डालना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एजिंग शेड्यूल किनका, आपके डाउटफुल डेट्स का, ठीक है ना। वैसे इस चीज को बैंकिंग की लैंग्वेज में एनपी बोले जाता है, लेकिन हम डाउटफुल डेट समझ लेते हैं। डिटेल में ये चीज हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो एजिंग शेड्यूल डालना है आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में। एजिंग शेड्यूल होता क्या है कि भाई कौन सा डेटर कितने टाइम से पैसे नहीं दिए। जिस जिस डेटर ने जितने जितने टाइम से पैसे नहीं दिए उसकी एक टेबल बना के रखनी होती है, जिसको बोलते हैं एजिंग शेड्यूल। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसी कोई कंडीशन डाल रहा है ना, तो ऑडिटर को चेक करनी चाहिए कि इस टाइप की और कौन सी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो कि एंटिटी को फुलफिल करनी है डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। यानी कि एक तो प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है कि भाई सारी चीजें, एक तो प्रॉपर डिस्क्लोजर इंश्योर करना है, दूसरा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर कोई, उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्लोजर करना है। अच्छा, इसके बाद वाली चीज जो है ना वो थोड़ी समझने वाली है। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है।
makes many judgment in this process of preparation and preparing and presenting financial information. देखिए क्या होता है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से बाद में, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट होगी बिजनेस एंटिटी की, वो प्रिपेयर करेगी। अच्छा, अब ऐसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम ना मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि भैया कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करें, है ना। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि WDV, SLM, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कौन सा मेथड लगाएं। अच्छा, इसके अलावा कि भाई इन्वेंट्री कैसे रिकॉग्नाइज करें, फीफो या लीफो या फिर वेटेड एवरेज, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जजमेंट लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को। उसी की बात करी गई यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स मैनी जजमेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, इन्वेंटरी कैसे वैल्यू करें। अब ऑडिटर का काम क्या है इस चीज में? मैनेजमेंट ने जजमेंट ले लिया, ऑडिटर चेक करेगा कि उसने सिलेक्शन ठीक करा है नहीं करा, उसने कंसिस्टेंट एप्लीकेशन करा है नहीं करा। मतलब सबसे पहली चीज मेथड ऑफ डेप्थ, लेट्स से किसी भी एंटिटी की मैनेजमेंट ने WDV ऑप्ट कर लिया। अब ऑडिटर जानेगा कि भाई WDV मेथड सही है, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं SLM ज्यादा बेटर था, ठीक है ना। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है वो ठीक है नहीं है। अगली चीज वो क्या देखेगा कि ये जो उसने सेलेक्ट कर ली WDV मेथड, ये कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है नहीं करी पूरे 12 के 12 महीने। ऐसा तो नहीं कि 2 महीने इसने SLM चला लिया, फिर 2 महीने WDV, फिर वापस SLM पे आ गए। ऐसा तो नहीं करा, इसने कंसिस्टेंटली WDV ही लगाई है ना। तो यानी कि ये पॉइंट जो था ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको समझ लेते हैं एक बार शुरू से। प्रॉपर डिस्क्लोजर वाले पॉइंट को सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या देखनी है कि भाई प्रॉपर डिस्क्लोजर हो। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कर दो, उनके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर कर दो। और फिर मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके जजमेंट लिए ना, उनका सिलेक्शन इवेल्युएट करो, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन करा नहीं करा वो इवेल्युएट करो। बस ये 3 पॉइंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे होता है हमारा कवर कि क्या क्या इंक्लूड होता है ऑडिट में। 3 चीजें थी, एक बार इधर आते हैं, बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 3 चीजें थी व्हाट इट इंक्लूड्स में। सबसे पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं था, यही लिख देना था कि ऑडिटर को सारे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अच्छा, अगला था रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या था, इसमें 2 चीजें थी। सबसे पहली कि भाई ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलायबल एंड सफिशिएंट हो, रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस हो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था इसी में? हम्म, इस चीज के लिए ऑडिटर क्या करता है, जजमेंट लेता है इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम को देख के। ठीक है जी।
तीसरा और लास्ट पॉइंट था प्रॉपर डिस्क्लोजर। अभी प्रॉपर डिस्क्लोजर वाले पॉइंट में कितने पॉइंट्स थे? इसके अंदर भी 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था भाई? प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाए, ऑडिटर ये चीज इंश्योर करे कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है। अच्छा, अगली चीज क्या थी कि ऑडिटर को अगर कोई स्टेट रिक्वायरमेंट दिख रही है, जैसे कि बैंक के कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की स्टेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे ऑडिटर को जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स दिख रही हैं वो फुलफिल हो रही हों। लास्ट पॉइंट क्या था कि मैनेजमेंट ने जजमेंट लिए होंगे बहुत सारे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ऑडिटर इनकी दो चीजें चेक करेगा, दो चीजें इवेलुएट करेगा कि ये सिलेक्शन ठीक था और इसकी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन करी गई है या नहीं करी गई। ये था इंक्लूड वाला। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं, 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा ये, चार्ट बना लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये चीज देख के आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? आई होप आप में से ज्यादातर लोग
तो पहला पॉइंट, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ाने के लिए एक चीज दिखाना चाहूंगा, विच इज, क्या आपको समझ आ रहा है ये क्या चीज है? आप लोग अच्छे से अपना एक आध मिनट लगा के देख सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा हो। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को, 95% लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। मैं दिखा देता हूँ ये क्या चीज है। ये है कॉपर ओर प्रोसेसिंग प्लांट। इससे कॉपर का ओर जो निकलता है ना, उसको प्रोसेस करा जाता है, उसके वायर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से आप लोगों को ये देख के समझ नहीं आया क्या है, उस तरीके से ऑडिटर भी तो हम में से ही एक होता है। सीए लोग जो होते हैं वो हम में से ही एक होते हैं। ठीक है ना। ज्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होते हैं सीए। वो ये जो मशीन्स, इसके अलावा टेक रिलेटेड चीजें और अपना इंजीनियरिंग वाली चीजें जैसे कि सिविल स्ट्रक्चर्स वगैरह, केमिकल्स, इन सब चीजों की हम सीए लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो ऑडिटर को एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता कि भैया वो मशीन्स, टेक्निकल चीजें, टेक रिलेटेड, इंजीनियरिंग वाली चीजें, केमिकल, इन सब चीजों पे अपना, क्या कहते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाए। उसी चीज को हमने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया है हमारे पहले पॉइंट के थ्रू। क्या लिखा है? ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस, ऑडिटर के समझ के बाहर की चीज है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। यानी कि उसकी समझ के परे उसकी स्किल्स, तो यार कॉमर्स की फील्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कमी निकाल सकता है वो। क्या वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की कमियां निकाल सकता है? या फिर वो सिविल स्ट्रक्चर की एक्सपेक्टेड लाइफ बता सकता है? वो इंजीनियर थोड़ी है। वो थोड़ी चेक करने बैठेगा कि ये सिविल स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग कितनी देर चलेगी, कितने साल चलेगी, ये ये वाली बिल्डिंग सही बनी या नहीं बनी। ये सब काम तो इंजीनियर्स के हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब ऑडिटर को जो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं ना, ऑडिटर उन पे विश्वास करेगा। मतलब ये है जी, जो एग्जांपल मैंने कल लिया था, जिसमें ऑडिटर को सेल से दिक्कत थी, और वो एग्जांपल मैंने आपको अभी भी दिखाया था। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये वाला जो एग्जांपल था जिसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए ऑडिटर को, ऑडिटर बिल देखेगा, बिल्कुल देखेगा, टैक्स इनवॉइस देखेगा, बट अगर उसको ये बिल नकली पकड़ा दिया तो, ये टैक्स इनवॉइस नकली पकड़ा दी तो, गुड्स डिस्पैच नोट नकली बना के पकड़ा दिया तो, नकली बिल्टी पकड़ा दी तो, क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर को क्या यही काम रहेगा कि वो चेक करने बैठेगा कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पकड़ाए हैं वो सही है नहीं है? नहीं। ऑडिटर को जो दिखाया वो मान लिया, वैसा हिसाब होता है। ऑडिटर पे केवल यही काम नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ठीक है।
इनके बैलेंस शीट में लैंड दिख रही थी, इनकी बैलेंस शीट में लैंड दिख रही थी 5 करोड़ की एक। ऑडिटर ने बोला दिखाओ भाई इसके पेपर दिखाओ। इन्होंने क्या करा, बाहर से फर्जी पेपर बनवाए और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ऑडिटर को दिखा दी। अब ऑडिटर क्या एमसीडी में जाके चेक करने बैठेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी सच्ची में इनकी है नहीं है, जिस एरिया में प्रॉपर्टी है वहां जाएगा चेक करेगा। भाई ऑडिटर पे इतना वो नहीं है टाइम, ठीक है ना। तो ऑडिटर को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो मान लेता है कि सही होंगे, उनके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है। वो उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो उनकी जेन्युइननेस नहीं ऑथेंटिकेट कर सकता। ठीक है जी, ओके। अगला पॉइंट क्या है, ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता। ऑडिट में इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑडिट तो सेम ही चीज हुई ना। इन्वेस्टिगेशन में भी तो हम वही करते हैं जो ऑडिट में करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक 5-7 मिनट की क्लिप है। इनकम टैक्स की तरफ से आए हम लोग। कोई कॉल नहीं करना है, कोई नहीं। सर सही है चाबी किधर है? इधर चाबी जल्दी निकालिए। वो खाता नहीं वो... ये क्या किया सर? मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं है सर। चुप कर। इकबाल कैश किधर? भाई ये गड्ढा हटाओ, जल्दी हटाओ। जल्दी करें, प्लीज, पकड़। आई होप आप सबने ये क्लिप देखी होगी अच्छे से, ठीक है। अब इस क्लिप में क्या हो रहा था, अक्षय कुमार एक शॉप पे जाते हैं, एक ऑफिस में जाते हैं बंगाल में, और वो वहां पे हर चीज ढूंढते हैं। वहां पे गद्दे फाड़ दिए उन्होंने, हर चीज हटाई, सब करा। ये जो थी, ये चीज थी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिट ऐसा नहीं होता। ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में यही फर्क होता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में लीगल पावर होती है, यहाँ पे कोई लीगल पावर नहीं होती। अच्छा, लीगल पावर किस चीज की? लीगल पावर ऑफ सर्च। एक पावर और होती है इन्वेस्टिगेशन में, लीगल पावर होती है वो भी, लीगल पावर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ। इसका मतलब क्या है, हम लोग ओथ लेते हैं, शपथ, जैसे कि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में गीता पे हाथ रख के खिलवाई जाती है कसम, कुरान पे हाथ रख के, बाइबल पे हाथ रख के, जो भी रिलीजन होता है इंसान का, उसके रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसी कोई पावर ऑडिट में नहीं होती। हम किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम वहां पे ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करेंगे जैसे इस केस में अक्षय कुमार ने करी थी।
सारे गद्दे फाड़ दिए, हम वहां पे जाके सोफे फाड़ फाड़ के नहीं देखेंगे ऑडिट करते टाइम। ना हम वहां पे किसी को ओथ दिलवा सकते हैं कि आप ओ कसम खाओ आप जो बोलोगे सच बोलोगे, ये सब पावर ऑडिट में नहीं होती। यही डिफरेंस होता है ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन का। इसीलिए व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, उसमें इन्वेस्टिगेशन लिखा गया है। आइए देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट। ठीक है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल जी। द ऑडिटर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ऑन, ठीक है, विच मे बी नेसेसरी इन कैरिंग आउट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में ये वाली लीगल पावर्स की जरूरत पड़ती है, ऑडिट में ये पावर्स नहीं होती ऑडिटर के पास। ठीक है, अच्छा फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन तो भैया क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। हद से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, उसके अंदर हद से ज्यादा एग्जामिनेशन करा जाता है। जैसे इस वाले केस में था अपने, जहाँ पे मैंने बिल्स वगैरह सब चेक करे, जहाँ पे ऑडिटर ने बिल्स वगैरह चेक करे थे सेल्स के लिए, जो एग्जांपल मैं आज भी 2 बार ले चुका हूँ। उस केस में वो बिल को केवल चेक नहीं करेगा, बिल असली है या नहीं वो देखेगा, उसकी रूट्स तक जाएगा। ठीक है, फिर hence you can say that scope of audit is general and broad whereas scope of investigation is specific and narrow। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा होता है, ऑडिट किया जाता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पता है कब किया जाएगा? जैसे कि टाटा मोटर्स है, इसको अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करानी है तो वो ऑडिट कराएगा। लेकिन अगर टाटा मोटर्स को लेके ये खबर फैलती है कि भैया ये कर रहे हैं कुछ फ्रॉड, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं है, जैसे कि एग्जांपल है, टाटा मोटर्स को लेके अगर ये खबर फैलती है कि ये कर रहे हैं फ्रॉड और ये अपने लेट्स से कार्स को उतनी बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं बना रहे जितना वो बताते हैं, तो फिर तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल पावर्स के साथ लोग जाएंगे और वो टाटा मोटर्स के केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसमें सच में जितना ये क्लेम करते हैं उस क्वालिटी का स्टील यूज हुआ ही नहीं हुआ। इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने हाल फिलहाल में चल रहा है तेलंगाना में फूड इंस्पेक्टर्स ने, जो वहाँ की स्वीट शॉप्स होती हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि KFC तक को एग्जामिन किया गया फूड इंस्पेक्टर के द्वारा वहां पे, और वहां जाके पता लगा इन लोगों के पास जो सामान आता है और जो सामान सेल हो जाता है और अलॉट होता है सेल होने के लिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन थी कि भैया ये लोग पुअर क्वालिटी फूड सर्व कर रहे हैं, तभी जाके केवल उनका खाना टेस्ट हुआ। ये थी इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली उनका फूड चेक किया गया कि भाई ये पुराना एक्सपायर्ड फूड तो नहीं खिला रहे। ये थी इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो जनरल एंड ब्रॉड है, वेयर एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो, छोटा और स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक आइटम को चेक करने के लिए। लेकिन ऑडिट का जनरल यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जनरली और ब्रॉड होता है। ठीक है, ये तो क्या ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता। एक बार ना इसका भी चार्ट में बिना देखे बनाने की कोशिश करते हैं, सब लोग बनाए इस चार्ट को बिना देखे। ठीक है, मैं भी बनाता हूँ।
पहले सब लोग अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो थी ड्यूटीज आउटसाइड ऑडिटर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या थी, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए वो ऑडिटर मान लेगा वो ठीक है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा नहीं करेगा वो, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट भी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन। इसमें तीन चार बातें थी। सबसे पहली तो ये थी कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ठीक है। फिर अगली बात क्या थी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। अच्छा, और क्या क्या बातें थी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर दो लीगल पावर होती है, एक लीगल पावर ऑफ सर्च और एक लीगल पावर ऑफ क्या होती है, लीगल पावर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, के स्कोप, ऑडिट का स्कोप जनरल एंड ब्रॉड है, इन्वेस्टिगेशन का नैरो एंड स्पेसिफिक, ठीक है। ये लर्न हो गया, चार्ट भी बन गया इसका, ठीक है। अब आप लोग इस पॉइंट को पूरे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी, इसके नीचे चार्ट भी बना लें तो बहुत बेटर रहेगा, या फिर एक अलग से बना लें, हर चैप्टर के एंड में या फिर बिगनिंग में एक दो पेज छोड़ दें जिसमें आप चार्ट ही बनाएंगे हर कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और अगर वो नहीं भी बनाना है तो फिर आप स्मार्ट नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये शुरू कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बहुत छोटा टॉपिक लगेगा आपको, क्योंकि इसकी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, बहुत से वर्ड्स आगे चल के यूज होंगे इसमें जो कि आप अभी सीख चुके हैं, और उसमें मेरे को दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप 5-7 मिनट का ब्रेक लेके आए, 10 मिनट का भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश माइंड से आए। हार्डली 20 मिनट्स का और रह गया ये आज का लेक्चर, फिर प्रोसीड करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आफ्टर द ब्रेक आई होप आप लोग अच्छे से ब्रेक लेके फ्रेश हो गए होंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा स्कोप ऑफ ऑडिट वाले टॉपिक को, चार्ट भी बना लिया होगा, ब्रेक भी ले लिया होगा अपने अच्छे से, अपना चाय कॉफी जो भी लेना था साथ में। हम अब प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस कहाँ यूज हुआ था, ये पहले कहीं तो यूज हुआ है, मैं याद दिलाता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था एक टॉपिक, एक वर्ड एक्सप्लेन करा था, टॉपिक नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। उसमें मैंने बताया था कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है लेकिन गारंटी नहीं होती। फिर अगला पॉइंट बताया था कि रीजनेबल एश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस पक्की गारंटी होती है लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस डिफरेंट होती है उससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था इसी में कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ले सकता,
ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है ना, ये चीज दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार। अच्छा, आंसर में भी तो होगा ना वो चीज। यहाँ पे भी तो होगा वो। हाँ, ये रहा। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस वाले पॉइंट में 3 चीजें लिखने को बोला था ना आपसे, कि एक तो हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है बट गारंटी नहीं होती, डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एंड ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। यानी कि कुछ खामियां हैं ऑडिट की, कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम एज अ ऑडिटर इनहेरेंट सॉरी जिसकी वजह से हम एज अ ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते। आइए चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी कमियां हैं ऑडिट में। सबसे पहली है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए ये पॉइंट ना अब आप लोग और बेटर समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसके लिए मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ जजमेंट्स लेती है। ऐसा होता है ये जो जजमेंट्स ऐसा होता है ये जो जजमेंट्स होते हैं ना, ये अनसर्टेन हो सकते हैं। अब क्योंकि ये अनसर्टेन हो सकते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करी है, ऑडिटर ने तो प्रिपेयर करी नहीं, तो ऑडिटर इनकी पक्की गारंटी कैसे ले ले, आप ही बताइए। हम लोग अपने काम की गारंटी ले सकते हैं एक बार को, दूसरे की काम की कैसे ले ले गारंटी। तो नेचर ऑफ एफआर यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो कौन करता है, मैनेजमेंट करती है, जिसके लिए वो जजमेंट्स लेती है। ऑडिटर तो लेता नहीं है जजमेंट्स उसके लिए। तो जब काम वो वाला मैनेजमेंट ने करा है, ऑडिटर उसकी पक्की गारंटी कैसे ले लेगा, ऑडिटर उसके लिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे देगा। वही लिखा है पहले पॉइंट में, पढ़ते हैं इसको। In process, audit suffers from certain inbuilt limitations due to which auditor cannot obtain an absolute assurance. ठीक है, अच्छा क्या क्या है। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Preparation of financial statements involve making judgments by management. These judgments are subject to uncertainties. Point to be noted. ये जजमेंट्स जो होते हैं अनसर्टेन हो सकते हैं, therefore auditor may not be able to obtain absolute assurance. किस चीज के बारे में लेनी होती है उसे, एश्योरेंस। अच्छा एक चीज याद दिलाओ मेरे को, ऑडिटर एश्योरेंस लेता था, रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज के लिए, मैं याद दिला देता हूँ फिर से। अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसी चीज के लिए लेता था जी, वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर इसी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। वो कौन सी एश्योरेंस ले पाता है, रीजनेबल एश्योरेंस। अगर ये अनसर्टेनिटीज नहीं होती ना, तो फिर ऑडिटर भी ले पाता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज तो यहां से यहां तक की होगी कि भाई मैनेजमेंट लेती है कुछ जजमेंट जो कि अनसर्टेन हो सकते हैं, इसलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। और क्या चीज है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मैनेजमेंट की एक और ड्यूटी होती है, डिवाइजिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि भाई
डायरेक्ट आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा, आप पहले एचआर के पास जाओ, उसे कंप्लेंट करो, फिर आपका ये लैपटॉप यहाँ जाएगा आईटी सेल के पास, आईटी सेल उसे चेक करेगा, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट डालेगा कि हाँ सही है, आप इनको एक नया लैपटॉप खरीद के दे दो, तब जाके ये पुराना लैपटॉप वापस जाएगा और नया लैपटॉप परचेज डिपार्टमेंट से मिस्टर ए के पास आएगा, है ना। ये जो है इंटरनल कंट्रोल, ये सब किसने बनाया? ऑडिटर ने नहीं, ये मैनेजमेंट खुद बनाती है। भाई अगर ऐसे हर एम्प्लॉय जाके हर थोड़े थोड़े टाइम में लैपटॉप चेंज कराता रहेगा तो इसमें नुकसान किसका है? कंपनी का ना। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? मैनेजमेंट, सीईओज, सीएफओज, मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल बनाना, और वो लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो है ही, सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी है रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, बट ऐसा हो सकता है कि ये कंट्रोल्स ऑपरेट ही ना हुए हों। मतलब मतलब देखो, इधर क्या करें ये लोग, ये इसको रिक्वेस्ट डाले, फिर यहाँ जाए, यहाँ जाए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये एचआर के पास गया, उसने बोला सर आप मेरे को नया लैपटॉप दिलवा दो, पुराने लैपटॉप बेच के पैसा आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आईटी सेल को क्या बोलेंगे? ये दोनों गए आईटी सेल के पास, इन्होंने आईटी सेल से बोला कि आप ये लैपटॉप के लिए रिपोर्ट बना दो कि भाई ये लैपटॉप है बेकार और नया लैपटॉप चाहिए होगा कंपनी को, सॉरी मिस्टर ए को, ताकि वो कंपनी का काम ढंग से कर सके। पुराना लैपटॉप बेच के जो पैसा आएगा मोटा, वो हम आपस में बांट लेंगे तीनों। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो कर दूंगा ये चीज, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा। तो ये लोग गए परचेज डिपार्टमेंट के पास, ये तीनों, मिस्टर ए, एचआर और आईटी सेल, कि आप ये लैपटॉप नया खरीदवा दो मिस्टर ए को, पुराना लैपटॉप बेच के जो पैसा आएगा वो हम चारों आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सारा ही मैनेजमेंट आपस में मिला हुआ था, तो कुछ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट हुआ नहीं। इन्होंने क्या चेकिंग करी? नहीं। क्या इन्होंने सच में रिक्वेस्ट डाली? नहीं। क्या इन्होंने जेन्युइन बेसिस पे ऑर्डर डाला? नहीं, फ्रॉडुलेंट बेसिस पे डाला। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल तो हो लेकिन इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ही ना करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रीजंस है कि भाई हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ऐसी है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का प्रोसेस ही ऐसा है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले ही नहीं सकता। इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ एफआर क्या है, उसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। इसके दो पॉइंट थे। सबसे पहला कि भाई मैनेजमेंट जजमेंट लेती है, उसकी वजह से हम, जो कि अनसर्टेन होती है, उसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते। दूसरी चीज कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है, कंट्रोल्स भी बनाती है, बट हो सकता है कंट्रोल्स ऑपरेट ही ना हुए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या चीज है? ये वर्ड क्या है? पहली बार सुना है हमने। देखिए, यहाँ पे तो नहीं होगा, मेरे को कल वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। कल वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। चलिए, पहले छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ये वाला एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, मिस्टर स्मार्ट, CAX एंड किसान मोटर्स। इन लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दी थी। तो CAX ने क्या डिसाइड करा, भाई इन लोगों से बोल दिया कि तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ
बिल्स भी देना मेरे को। इन्होंने बिल्स दिए, ऑडिटर ने ये चेक करे तो पता लगा 1 करोड़ की सेल्स है केवल, इन्होंने 10 करोड़ गलत दिखा रखी है। तो ये जो चेकिंग करना हुआ ना, इस चेकिंग को, इस प्रोसेस को ऑडिट प्रोसीजर बोला जाता है। यानी जिस प्रोसेस के थ्रू ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑडिटर सबूत इकट्ठे करता है या चेकिंग करता है, उसको हम ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही कुछ ऐसी है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, है ना। इसीलिए ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब ऐसा क्या होता है ऑडिट प्रोसीजर में, उसकी नेचर ऐसा क्यों है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते, हम तो चेकिंग कर रहे हैं ना, फिर क्या कमी आती है। देखिए ऐसा होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 2 तरह की लिमिटेशंस हैं, पहली लीगल और दूसरी प्रैक्टिकल। लीगल लिमिटेशन क्या है, देखो, ऑडिटर ऑडिटर ने इधर बिल मांगा कंपनी से, कंपनी ने दे दिया। टैक्स इनवॉइस मांगा, दे दिया। परचेज बिल मांगा, दे दिया। जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं दिखा रहे, हम अपनी बुक्स नहीं दिखाएंगे तुम्हें। ऑडिटर यहाँ पे अक्षय कुमार वाला काम कर सकता है, जैसा अक्षय कुमार ने अभी क्लिप में करा था, सोफे फाड़ दिए सारा पैसा ढूंढने के लिए, और सब कुछ इधर उधर कर दिया, पूरी ऑफिस की ऐसी तैसी मार दी, या कंपनी गुड्स डिस्पैच नोट देने के लिए मना कर दे, तब भी ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता। ऑडिटर लीगल पावर के साथ नहीं आता, तो उसके पास एक लीगल लिमिटेशन है कि भैया वो लीगल पावर ऑफ सर्च नहीं होती उसके पास। वो क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स, अगर उसको कंपनी मना कर दे कि भाई हम नहीं दे रहे तुम्हें एविडेंस, हम नहीं दे रहे तुम्हें बिल्स, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज लिख देगा कि भाई मैनेजमेंट ने मेरे को बिल्स देने से मना कर दिया। वो ये नहीं करेगा कि जबरदस्ती मैनेजमेंट पे प्रेशर डालेगा कि बिल्स दो, या उनके सर पे पिस्टल रख के बोल देगा मुझे बिल्स चाहिए, या उनको अंदर कराने की धमकी दे देगा। नहीं, ये उसकी लीगल लिमिटेशन है, उसके पास लीगल पावर है ही नहीं इतनी। अच्छा, अब क्या है, अब कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी होती हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, देखो, हम एग्जांपल लेते हैं बिग बाजार का। बिग बाजार में दिन की ये बिग बाजार से बेटर, बिग बाजार से बेटर, बिग बाजार तो अब बहुत कम हो गए, रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस स्मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। उसके अंदर दिन की लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती होंगी एक ही दिन में, है ना। और हर इंसान 40-50 आइटम्स लेके जाता होगा ऑन एन एवरेज, 20-25-30, ठीक है। अब रिलायंस स्मार्ट के कम से कम नहीं तो 100 स्टोर तो होंगे। अच्छा, 100 स्टोर्स, let's say 1 lakh transaction per day from one store into 365 days, इतनी ट्रांजैक्शन एनुअली बैठेंगी
और वो भी रिलायंस के केवल एक यूनिट से, जो कि है डिपार्टमेंटल स्टोर। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, कोई ऑडिटर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करने गया है, उसको रिलायंस स्मार्ट की भी ऑडिटिंग करनी है, क्या वो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को देख पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन, देखो ऑडिट जो है ऑडिटर को 1 से 2 महीने में खत्म करना होता है, क्या वो पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस अप्रैल, मई, जून, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल पूरा ले ले तब भी नहीं कर सकता, है ना? तो क्या करता है ऑडिटर, ये जो ट्रांजैक्शंस बैठेगी ना, इन ट्रांजैक्शंस में से कोई भी 100 ट्रांजैक्शन उठा लेगा और इन 100 ट्रांजैक्शन को डीपली चेक कर लेगा। उससे क्या होगा, ऑडिटर अज्यूम कर लेगा कि भाई मैंने ये 100 ट्रांजैक्शन बिना किसी जजमेंट के अनबाइस्डली पिक करी, रैंडमली, और अगर ये ट्रांजैक्शंस ठीक निकली हैं तो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस भी ठीक होंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम्म, आपकी मम्मी ने बनाई है दाल, दाल मखनी, ठीक है? उन्होंने बोला कि भाई ये टेस्ट करके चेक कर लेना सही है नहीं है। आपने एक स्पून ली, इधर से कॉर्नर से टेस्ट कर ली, आपने नमक वगैरह सही लगा सब आपको, तो आपने अज्यूम कर लिया कि दाल में नमक वगैरह सही होगा। आपने ये तो करा नहीं कि भाई इधर की साइड तो नमक ठीक था, एक बार इधर से और टेस्ट करके देखूं बीच में से, या राइट साइड भी ठीक था, लेफ्ट साइड टेस्ट कर लेता हूँ, इधर इधर की साइड नमक ठीक है या नहीं। पूरी कढ़ाई में से आप एक साइड से टेस्ट कर लो थोड़ा सा, तो आपको पता लग जाएगा पूरी दाल में नमक ठीक है या नहीं, है ना? उसी तरीके से अगर किसी एंटिटी में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर ये बेटर रहता है ऑडिटर के लिए कि वो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस चेक कर ले और उसके बेसिस पे अज्यूम कर ले कि सारी ट्रांजैक्शन सही होंगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आप में से किसी के भी फादर मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, तो सभी के यहाँ सभी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल चेक जरूर होता है, ठीक है? लेट्स से एक बैच के अंदर एक बैच के अंदर 100 यूनिट्स बनती हैं आपकी फैक्ट्री में, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग है आपकी चिप्स की। आपको चेक करना है भाई मसाला प्रॉपर मिला है या नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, आप सारे पैकेट फाड़ के सब में से खा खा के देखोगे, फिर बेचोगे क्या? तो आप इसकी जगह क्या करोगे, आप एक पैकेट उठाओगे, उसको खा के देखोगे, अगर उसमें मसाला प्रॉपर ठीक होगा तो आप मान लोगे कि बाकी के 99 पैकेट भी ठीक होंगे, है ना? दिस मेक सेंस। वैसे ही ऑडिटर का भी काम होता है, ऑडिटर भी कंप्लीट चेकिंग नहीं करता, थोड़ा सा चेक करता है, उसके बेसिस पे मान लेता है कि सारा का सारा सही होगा। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया ना, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है और इस प्रोसेस को बोला जाता है सैम्पलिंग। ये जो हम सैंपल्स निकालते हैं और उन सैंपल्स को चेक करके हम अज्यूम करते हैं कि भाई सारे के सारे ट्रांजैक्शन ठीक होंगे, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सैम्पलिंग, ठीक है? तो यानी कि ये ऑडिट की एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, जो कि है ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, वो हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करता नहीं है ना? अब जैसे कि ये सैम्पलिंग करी हमने, ठीक है? हमने सैम्पलिंग करी,
हमने इन ट्रांजैक्शंस में से 100 ट्रांजैक्शंस उठाई, मे बी हो सकता है जो 100 ट्रांजैक्शंस उठाई वो तो करेक्ट थी, है ना, जो 100 ट्रांजैक्शंस हमने उठाई है वो करेक्ट हो, जो 100 के अलावा हमने नहीं उठाई उसमें से कुछ हो जिसमें फ्रॉड हो रखा हो, तो हमें तो वो पता ही नहीं लगेगा, हम पूरी चेकिंग तो करते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं। हमने जो सैंपल्स उठाए वो बिल्कुल करेक्ट थे, एकदम ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे थे, लेकिन जो फ्रॉड था वो बाकी की ट्रांजेक्शन्स में था। अब क्या करे ऑडिटर? तो ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ऑडिट की। आइए पढ़ते हैं इसको। ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि वो एविडेंस इकट्ठे करता है, प्रूफ इकट्ठे करता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल limitations on ability of auditor to obtain audit evidence, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस, सब कुछ चेक नहीं करता। ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैंपल्स, यानी कि सैंपलिंग करके वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। वहीं पे अगर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे, देयर इज नो वे by which auditor can force management to provide complete information। ऑडिटर फोर्स ही नहीं कर सकता, वो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर देगा कि भाई मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल लिमिटेशन, क्योंकि उसके पास लीगल पावर ऑफ सर्च तो है नहीं, है ना, तो फिर वो रिपोर्ट कर सकता है, वो फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब भाई ऑडिट है ये, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आप गारंटी ले सकते हो, इन्वेस्टिगेशन में तो आप हर एक ट्रांजैक्शन की जड़ तक चले जाओगे, उसकी रूट्स तक, कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ से इनिशिएट हुई, किसके साथ हुई, मे बी जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी हो ना उसकी भी चेकिंग कर लो आप इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन यहाँ पे ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, timeliness of FR and decrease in relevance of information over time। मतलब देखो, हम खड़े हैं 2024-25 में, ठीक है, अभी अभी कौन सा साल निकला, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अभी अभी निकला है। इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए होंगे, वो ऑडिट हो रहे होंगे इस साल में, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 2024-25। क्या एक चीज बताओ, जो मैं ऑडिट कर रहा हूं इस साल का, मैं इसे अगले 5 साल तक कर लूं आराम से, या 8 साल तक खींच लूं? गलत यार, लिमिट होती है एक काम करने की। बहुत सी ऐसे लॉज हैं जो कि एंटिटीज को फोर्स करते हैं टाइमली अपना ऑडिट कराने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स रिक्वायर करता है, इनकम टैक्स कंडीशन इंपोज करता है कि आप इस डेट तक अपना ऑडिट करा के बैठो पहले से ही। आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 3 4 5 महीने बस। अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है। तो इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसके ऊपर एक लिमिटेशन है, इंपोज हो जाती है लिमिटेशन, कि वो टाइमली हो जानी चाहिए। यानी कि ऑर्डर को जल्दी से काम निपटाना है, पूरे साल की ट्रांजेक्शन कुछ महीनों में ही चेक करनी है।
और वो भी तब जब उसके पास एक अकेला ऑडिट का क्लाइंट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये एक ऑडिट की लिमिटेशन है। और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, मतलब देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दो लोग थे, लोग इनकी कपल रील्स बनाते थे। ठीक है, एक टाइम पे बनाते थे। अब क्या हुआ है, इनके बीच में जो भी हुआ, जो भी थर्ड पर्सन आया, वो जो फॉरेनर है, मेरे को नाम तो नहीं पता इतना, लेकिन क्या अब ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नताशा और हार्दिक साथ में हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि अब जीजू चेंज हो गए, है ना। तो यानी कि एक इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है किसी टाइम पे, वो आगे चल के रेलेवेंट नहीं रह सकती। यानी कि इनकी इनका साथ होना, ये इंफॉर्मेशन 2023-24 इस फाइनेंशियल ईयर तक ठीक थी। आगे चल के 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। यानी कि इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इसको अब ऑडिट के कॉन्सेप्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। फालतू की बात तो हो गई, चलो। एंटिटी क्या कर रही थी, एंटिटी 31 अप्रैल 2024। ठीक है, अच्छा ये बताओ, 31 अप्रैल पे मैं खड़ा हूं, तो मैं 2023-24 इस साल का ऑडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एंटिटी ने क्या करा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। क्या चेंज करी अकाउंटिंग पॉलिसी, उसने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। वो फीफो यूज करती थी, लीफो यूज करने लगी अब 31 अप्रैल 2024 को। अब आप लोगों ने अगर अकाउंट्स पढ़ी है तो इतना आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो उसको हम प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव बेस, सॉरी प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव, माय बैड। हम्म, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब कंपनी ने रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे इसका रिकॉर्ड इफेक्ट रिकॉर्ड करा होगा, तो फिर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स भी चेंज हुए होंगे। ऑडिटर बेचारा इस बात से लापता, उसे पता ही नहीं कि कंपनी ने चेंज कर लिया अपनी पॉलिसी। उसने अपना ऑडिट कंडक्ट कर लिया, बाद में उसे पता चलता है कि कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ली थी, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे होती है। उसकी मेहनत खराब हो गई बेचारे। तो 2024-25 में जो इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके पास थी, वो रेलेवेंट नहीं रही। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना मेथड चेंज कर लिया था रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। इसलिए जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है अभी, वो बाद में ना नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो यानी कि उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है ओवर द टाइम। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पुरानी होती जाती है, वो कम रेलेवेंट होती जाती है। सिंपल सी बात ये है।
द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। सिंपल। ईच एंड एवरी मैटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया टाइमलीनेस होती है एफआर की, हमें एक टाइम तक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म करनी है। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है एक कंपनी का लास्ट 2 साल से। He has obtained certain information from management during this time period. बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। अब थर्ड पीरियड ऑफ ऑडिट में क्या होता है, उसने पुरानी ही इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट ईयर में मिली थी या सेकेंड ईयर में मिली हो, किसी भी साल में मिली हो, उसके ऊपर उसके बेसिस पे अपना ऑडिट कंडक्ट करा। बट वो इंफॉर्मेशन आगे जाके पता लगता है कि रेलेवेंट ही नहीं रही। जैसे कि ऑडिटर को पता था एंटिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कंसाइनमेंट है, जो कि लास्ट 2 साल से चल रहा था, तीसरे साल में वो रहा ही नहीं। ऑडिटर को लगा कि इस साल भी है। वो एंटिटी की सेल हर साल होती थी 100 करोड़, पहले साल हुई, दूसरे साल 110 करोड़, तीसरे साल हो गई 120 करोड़। अच्छा, पहले 2 साल क्या हो रहा था, पहले 2 साल एंटिटी के पास एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था इसके पास गवर्नमेंट का। तीसरे साल वो नहीं रहा। ऑडिटर को ये बात पता नहीं थी कि वो कंसाइनमेंट, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। ऑडिटर को अगर पता होता कि ये कंसाइनमेंट खत्म हो चुका है, तो ऑडिटर कंपनी से पूछता, भैया अगर तुम्हारा कंसाइनमेंट खत्म हो गया तो तुम्हारी इतनी सेल कैसे है? तुम्हारा तो कंसाइनमेंट खत्म हुआ है, तुम्हारी तो सेल उल्टा कम होनी चाहिए थी, तुम्हारी अब भी बढ़ रही है, कुछ घपला कर रहे हो तुम। लेकिन ऑडिटर बेचारा इस बात से लापता। इसलिए इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस ओवर द टाइम डिक्रीज होती चलती है। अच्छा, फ्यूचर इवेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट। फ्यूचर इवेंट्स क्या है? देखो, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2023-24 की मैंने 31 मार्च 2024 तक, यहां तक की बनाई होगी। ये मैंने ऑडिटर को थमा दी होंगी। ऑडिटर बेचारा ऑडिट कर रहा था अपने ऑफिस में बैठ के मस्त आराम से। 31 मई 2024 को क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया, और उसकी वजह से जिस एंटिटी का ये ऑडिट कर रहा था, उसकी फैक्ट्री, उसका ऑफिस, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब वो डिस्ट्रॉय होगा, वो काम कहाँ करेंगे? इससे क्या हुआ, इनकी जीसी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हर एंटिटी को गोइंग कंसर्न माना जाता है, लेकिन इनके साथ इवेंट ऐसा हो गया एक, उनकी फैक्ट्री ऑफिस सब डिस्ट्रॉय हो गया, और उनकी गोइंग कंसर्न के ऊपर एक डाउट आ गया कि भाई कंपनी आगे काम कर भी पाएगी या नहीं। तो ऐसे फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं जिससे कि ऑडिटर, सॉरी, जिससे कि एंटिटी इफेक्ट हो, और ऑडिटर इसी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। ऑडिटर अगर यहां तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे रिपोर्ट में लिख दे कि भाई एंटिटी बहुत अच्छी है, बहुत मस्त प्रॉफिट बना रही है, उसके पास एक ब्राइट फ्यूचर है, एंटिटी के पास एक ब्राइट फ्यूचर है, ये लिख दे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। 31 मई को अर्थक्वेक आ जाए, दिख गया ब्राइट फ्यूचर, है ना? तो इसी वजह से ऑडिटर, फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं ऑडिट होने के बाद भी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद भी, जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता कि भाई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, सब अच्छा हो रहा है।
ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले तो रीड ही कर लेते हैं इसको। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, जैसे हमारे एग्जांपल में करा था। एडवर्स इवेंट में सीरियसली इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, यानी कि क्या बात कर रहे हैं कि वो गोइंग कंसर्न रहे भी या ना रहे, उसको अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? चेंज इन मार्केट कंडीशंस, इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। इसको एग्जांपल्स को एक बार समझ लेते हैं। चेंज इन मार्केट कंडीशंस मतलब क्या? मेरी एक फैशन कंपनी है जिसका नाम है फैशन फोर्ट, ठीक है। सीए फोर्ट ने अपना वेंचर लॉन्च करा, एक कपड़ों का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा फैशन फोर्ट नाम से, ठीक है। हमने देखा कि आजकल रिप जीन्स का फैशन चल रहा है, और हमारी 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी, हमने उसको पूरा लगा दिया रिप्ड जीन्स बनाने में। तभी क्या होता है, हमने अपनी 1 करोड़ की जीन्स को लगा दिया रिप्ड जीन्स बनाने में, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लगा दिया। तभी क्या होता है, मार्केट में आ जाती है ओवरसाइज्ड या बैगी जीन्स, और हर कोई यही खरीदने लगता है। हमारा सारा का सारा स्टॉक हो जाता है खराब। अब हम पे 1 करोड़ रुपए थे, वो तो सारा बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे हमारे साथ एक फ्यूचर इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमारी एंटिटी के ऊपर डाउट आया कि भाई हम कंटिन्यू कर भी पाएंगे बिजनेस या नहीं। लोग तो रिप्ड जीन्स खरीद नहीं रहे, बैगी जीन्स बनाने के पैसे नहीं है, क्या करें? तो ये तो हो गया एक एग्जांपल चेंज इन मार्केट कंडीशन का, या फिर इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स का तो नहीं होगा, चेंज इन मार्केट कंडीशन का एग्जांपल बोल सकते हैं। चेंज इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी कंपनी फैशन फोर्ट चल रही थी एकदम मस्त, ठीक है। फैशन फोर्ट हमारी मस्त चल रही थी, हमने रिप्ड जीन्स बनाई। हम एक जीन्स एट द रेट 600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ती थी हमको, और हम उसको बेचते थे 1500 रुपये में, ठीक है। तभी मार्केट में एंटर करता है जूडियो। जूडियो ने क्या करा, वो रिप्ड जीन्स एट द रेट 200 रुपये में बना लेता था, भाई जाइंट है मार्केट का, और वो बेचता था उसको 500 रुपये में। अब एक बात बताओ, हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया नहीं हो गया? हमें 600 की पड़ रही है, वो 500 में बेच रहा है, लोग हमसे खरीदेंगे? सेम क्वालिटी, उसने कुछ अपनी R&D टीम से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह निकलवाई कि उनको कपड़ा सस्ता पड़ता है, वो कपड़े में मिक्सिंग वगैरह करते हैं, क्वालिटी सेम आती है लेकिन कॉस्ट कम पड़ती है। ये एग्जांपल हो गया चेंज इन इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है ऑडिट के साथ, और इन्हीं रीजंस की वजह से ऑडिटर पक्की गारंटी यानी कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। अच्छा, एक बार ना
रीड कर लीजिए इसको अच्छे से और नोट कर लीजिए। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, टाइमलीनेस ऑफ एफआर और फ्यूचर इवेंट्स। अच्छा, ये 5 पॉइंट है। इसमें से किसी भी पॉइंट को ना आपको एज इट इज नहीं लर्न करना, अंदर से हेडिंग एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। मतलब हेडिंग में हेडिंग ही है की पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए सब। चलिए एक बार याद कर लेते हैं हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस में क्या क्या पॉइंट पढ़े। सबसे पहला था नेचर ऑफ एफआर, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। उसके लिए वो लेती है जजमेंट, जजमेंट हो सकते हैं अनसर्टेन, इसलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। इसके अलावा एक और पॉइंट था इसी के अंदर, 2 पॉइंट थे ना। पहला तो हो गया, दूसरा पॉइंट था कि भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करता है, इंटरनल कंट्रोल भी वही प्रिपेयर करता है, बट ऐसा हो सकता है उसने इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ना किए हो। सेकेंड पॉइंट था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स की 2 लिमिटेशन होती है, लीगल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का एग्जांपल था सैंपलिंग, ऑडिटर कंप्लीट चेकिंग नहीं करता, टेस्ट सैंपल्स। दूसरा क्या था? लीगल। ऑडिटर को अगर एंटिटी मना कर दे एविडेंस देने के लिए, तो ऑडिटर उनको फोर्स नहीं कर सकता, वो बस रिपोर्ट कर सकता है, उसके पास लीगल पावर ऑफ सर्च नहीं होती। तीसरा था कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये है ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन, अच्छा इन्वेस्टिगेशन का कंटेंट, एक चीज बताओ, इन्वेस्टिगेशन का कंटेंट यहाँ पे इतना सा दे रखा है, हमें ये लर्न करने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे लर्न कर रखा है ना, यही चेप देंगे, इनफैक्ट लेंथ और बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो बार बार मैं बोलता हूँ, ऑडिट की यही ब्यूटी है, एक चीज बार बार रिपीट होती है, हर जगह रिपीट करके उसको हर जगह रटने की जगह एक जगह अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो, उसको बार बार यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था पॉइंट? अपना timeliness of FR and decrease in relevance of information with time। यानी कि इंफॉर्मेशन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है, एंड साथ ही साथ एफआर टाइमली करनी होती है, तो ऑडिटर पूरी तरह से चेकिंग नहीं कर सकता। पांचवा, फ्यूचर इवेंट। मेरी राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करेगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर इवेंट में क्या था कि भाई बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ इफेक्ट उसकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स, या फिर अपना चेंज इन मार्केट कंडीशंस, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार हमने आज जो भी करा है वो रिवाइज कर लेते हैं स्मार्ट नोट्स से हमारे। चलिए, सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या था, व्हाट इट इंक्लूड्स कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिख रखा है? देखिए इसमें ना 2 पॉइंट्स थे, कौन से थे? सबसे पहला तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट था कि मैनेजमेंट ऑडिटर जजमेंट किस बेसिस पे लेता है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को लेके, बाय असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें 3 पॉइंट थे। एक तो प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाए, स्टेट रिक्वायरमेंट देख लो, मैनेजमेंट जजमेंट देख लो, और उसको इवेल्युएट कर लो। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता ऑडिट में? आउटसाइड द कॉम्पिटेंस, ऑडिटर एक्सपर्टीज नहीं रखता ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में। इन्वेस्टिगेशन में 3 पॉइंट थे कि इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर 2 लीगल पावर होती हैं, स्कोप इन्वेस्टिगेशन का
स्पेसिफिक और नैरो है, और ऑडिट का जनरल और ब्रॉड है। हो गया रिवाइज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपना, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इसमें क्या था, अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में सिंपली 5 चीजें थी। नेचर ऑफ एफआर, इसमें 2 चीजें थी अपनी, क्या क्या, मैनेजमेंट जजमेंट लेती है जो कि अनसर्टेन हो सकती है, इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगी। और मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों बनाती है, लेकिन हो सकता है इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ना हुए हो। नेचर ऑफ एपी, इसमें 2 चीजें थी, प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी है, लीगल लिमिटेशन भी है। नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका कंटेंट हम यहाँ से उठाएंगे। टाइमलीनेस ऑफ एफआर, एफआर टाइमली करनी पड़ती है, एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन टाइमली यूज हो जाए तो ठीक है, अगर वो पुरानी हो जाती है तो फिर उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है। इसके ऊपर एग्जांपल था कि ऑडिटर 2 साल से ऑडिट कर रहा था, पहले साल वाली इंफॉर्मेशन वो तीसरे साल में यूज करता है, वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ही नहीं थी, ठीक है। फिर फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स यानी कि इवेंट्स एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे भी डाउट डाल सकते हैं एंटिटी के, इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकता। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आना शुरू करूंगा, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें ही सबसे ज्यादा फेल होते हैं, मतलब वही टाइप के क्वेश्चंस बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते। मैं आइडिया दे देता हूँ क्या होता है इन क्वेश्चंस में। देखिए, जैसे कि ये अपनी बुक है, ठीक है, मैं क्या कर दूं अब, मैं ना इधर से एक लाइन उठा लूं, मैं यहाँ से ये वाली लाइन उठा लूंगा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिवाइसिंग, ये यहाँ ये लाइन में लिख दूं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, और उसके बाद में आगे लिख दूं एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाएगा। अब इसमें बच्चा क्या करे, बच्चे को याद करना पड़ेगा कि ये लाइन कौन से वाले टॉपिक में थी, उसको वो टॉपिक लिखना पड़ेगा, वो टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट वाला टॉपिक हमें यहाँ पे छापना पड़ेगा, इतना, ठीक है। हमें पता कैसे लगेगा इनहेरेंट लिमिटेशन, देखो प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे ये लाइन कहाँ थी। वैसे इन चीजों से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 2 आते हैं, 3 आते हैं, लेकिन क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोर्स को सॉर्ट आउट कर लिया है, हम पूरा कोर्स कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम जितना कर रहे हैं हम उसको अच्छे से कवर करके चलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। हो सके तो अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट ना करा हो कल वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, वो आज आप लोग अटेम्प्ट कर लें, और यही रीजन है कि मैं आज क्वेश्चन दे भी नहीं रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।